हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ओम का नियम क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम समूहन भी बोला जाता है, या एक आपका दूसरा जो होता है वो समांतर क्रम समूहन या समांतर क्रम संयोजन होता है। तो सबसे पहले आइए हम इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हम पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम समूहन। अब इस श्रेणी क्रम समूहन मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है और तीसरा रेजिस्टेंस ये है। या हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर ये तीसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, यहाँ कुंजी के लगा दी। यहाँ पर हमने इसका बैटरी का एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको इस तरीके से हमने छोड़ दिया। यहाँ पर इसका जो प्रतिरोध है वो R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं और इसका बेटा क्या है, R3 है। यहाँ पर जो बैटरी का विभव है कि वह V है और यहाँ पे कुंजी के है और यहाँ पे धारा I प्रवाहित की जा रही है। यहाँ पर श्रेणी क्रम समूहन की खास बात यह होती है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहां पर जो धारा होती है वो नियत हो जाती है, यानी जो धारा होगी वो नियत हो जाएगी। ये बात, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि धारा क्या होती है, यहाँ पर कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब ये धारा जाएगी तो जितनी धारा R1 में जाएगी उतनी ही धारा R2 में जाएगी और उतनी ही धारा R3 में जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध हमारा पहले से एक नियतांक है, वो कांस्टेंट है, धारा भी हमारी कांस्टेंट हो गई। अब ओम के नियम में बचा क्या, विभवांतर। तो विभवांतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो बैटरी का कुल विभवांतर क्या है, V है, और यहाँ पर ये बट गया किसमें, I1 V1 सॉरी V2, और बेटा यहाँ पे क्या बच गया, ये V3 हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। धारा का मान I कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि कुल विभव क्या हो जाएगा, कुल विभव हो जाएगा V1 V2 और प्लस V3। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, इसके पहले आपको लिखना होगा, माना तीन प्रतिरोध हैं, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनका प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का क्या है, R3 है, तथा इनका विभवांतर V1 V2 और V3। ऐसा आपको यहाँ पे थ्योरी लिखनी, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि कुल विभव बराबर कितना है। तो कुल विभव कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर समीकरण 1। किंतु हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I R से। ये ओम का नियम है, ये होता है। अगर यहां से हम V1 का मान निकालें इसलिए, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I तो कांस्टेंट है क्योंकि जितनी धारा इसमें जा रही है उतनी इसमें, तो I और I फिर ये क्या है, R1, तो क्या हो जाएगा, I R1। फिर इसी तरह से बेटा V2 के लिए निकालें, इसी प्रकार V2 के लिए निकालेंगे तो I और दूसरे के प्रतिरोध क्या है, R2। और इसी तरह से बेटा अगर हम तीसरे के लिए निकालेंगे तो V3 बराबर हो जाएगा IR3। ये हो गया। अब यहां पर देखिए समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से हम जाएंगे तो देखिए V1 बराबर क्या, तो समीकरण 1 क्या है, V बराबर, अब V1 की जगह पे क्या रखना है, IR1 रखना है, IR1 प्लस V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। ये मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे I कांस्टेंट है तो V बराबर क्या हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस, और ये बेटा क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। यहाँ पे I इसके नीचे आ जाएगा तो V अपॉन क्या हो जाएगा, I, और बराबर R1 प्लस
R2 प्लस R3। और ओम के नियम में हम लोगों ने पढ़ रखा था, क्योंकि V अपॉन I बराबर क्या होता है, R होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, इसलिए इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, R। तो ये हो जाएगा R1 R2 और प्लस R3। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में, अभी यहाँ पे बेटा हमने 3 प्रतिरोध जोड़े, आप 4 जोड़ते, 5 जोड़ते, कितने भी जोड़ते तो सब क्या R4 R5 R6 इसी तरह से आगे हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रतिरोधों का सम्मोहन हमने किसमें पढ़ लिया, इन श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो सम्मोहन करते हैं तो उसका जो फार्मूला आता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। आप इसको जल्दी से नोट करिए, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, समांतर क्रम समूह। ठीक, आप इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा, अब जो हम दूसरा समूहन पढ़ने वाले हैं वो है समांतर क्रम समूहन। कौन सा है, समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम पढ़ लिया, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में आपने देखा था कि धारा का मान नियत था। यहाँ पे देखो, आप लोगों ने पढ़ा है V अपॉन I बराबर R। पहले हमने धारा को कांस्टेंट कर दिया, किसमें, श्रेणी क्रम में। अब हम किसको कांस्टेंट करेंगे, विभव को। यानी समांतर क्रम में जो विभव होता है, यानी विभवांतर, जो विभवांतर होता है, यानी जो V होता है वो बेटा क्या होता है, नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी। विभवांतर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, विभवांतर क्या होगा, नियत हो गया। अब इसका हम सर्किट बनाते हैं। तो देखिए, सपोज करिए यहां से एक वायर इस तरीके से आप निकालिए और यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास है ये, और एक आपने यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया ये। तो 3 प्रतिरोध लगा दिए, R1 है, R2 है और इसका नाम R3। इन तीनों को हमने इस तरीके से जोड़ दिया और फिर हमने इसका संपर्क एक बैटरी यानी एक कुंजी के लगा दी। कुंजी क्या है, के। यहाँ से इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव है, और इस तरीके से हमारा सर्किट बन गया। यहाँ से सपोज करिए I धारा बह रही है और ये धारा आगे चल के 3 भाग में बट गई। कौन कौन से, I1 I2 और बेटा ये I3। तो यहाँ पर देखो धारा का मान बदल रहा है, इसमें I1 धारा जा रही है, इसमें I2 धारा जा रही है, इसमें I3 जा रही है, लेकिन इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो V है, वो बेटा क्या है, फिक्स है। पोटेंशियल कितना है, V, यानी वो सबका नियत है। इसका पोटेंशियल भी V है, इनके बीच भी विभवांतर V है और इनके बीच भी विभवांतर V, तो पोटेंशियल क्या है, नियत। अब यहां पर देखिए, हम यहां से निकालेंगे कुल धारा। तो कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर, यहां से I बह रही लेकिन 3 भागों में बट रही है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। किंतु ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। इसलिए I का मान निकालना है ना, तो I को इधर रोको और R को भेज दो इधर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब इधर देखिए, इसलिए अगर हम पहले प्रतिरोध में धारा I1 निकालें तो क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध में धारा क्या जा रही, I1 बराबर, अब पोटेंशियल तो निश्चित है तो वो V ही होगा, सबके लिए V है, और यहां पर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन R। इसी प्रकार आप निकालेंगे I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। समीकरण किससे, 1 से। तो समीकरण 1 से आप देखेंगे I बराबर, अब समीकरण 1 में देखिए I1 की जगह पे आपने क्या मान निकाला है, V अपॉन R1, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, I2 बराबर और I3 बराबर V अपॉन R3। यहां से देखिए V कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, ये बच गया। ये I है आपका और ये V कहाँ जाएगा, I के बटे में, तो I अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इसलिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। अब यहां पर बेटा देखिए, हम लोग जानते हैं कि V अपॉन I बराबर क्या होता है, R होता है।
तो यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं कि V अपॉन आई बराबर R होता है, तो हमारे पास क्या है I अपॉन V है, यानी इसको पलट दें। तो जब हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा I अपॉन V, और हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो इसको भी पलट देंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं सीधी सी बात कि I अपॉन V की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, I अपॉन R रख सकते हैं। तो इसलिए I अपॉन वन अपॉन है, आई नहीं है 1, तो 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से और भी अगर आप समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे तो आगे बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम समूहन के का कुल प्रतिरोध इतना होता है। दोनों में अंतर क्या है, श्रेणी क्रम में जब हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है। तो हमारे घरों में जो बेटा वायरिंग वगैरह होती है, वायरिंग करते हैं, घरों में वायरिंग करवाते हैं, मकान नया बनता है उसके बाद वायरिंग करवाते हैं, तो वायरिंग हमेशा किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। क्यों होती है, क्योंकि सर समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होगा, और जब बेटा यहाँ पर देखो प्रतिरोध कम होगा तो धारा हमें क्या होगी, अच्छी मिलेगी। इससे पहले वीडियो में हमने इस पर बात की है, ठीक है बेटा। तो ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रतिरोधों का समूहन पढ़ लिया है। आप लोगों को समझ में आई होगी क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।